प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सभी लोगों को तेजी से जोड़ लीजिए ताकि आज की घटनाक्रम में सभी लोग शामिल हो सके। आज की घटनाक्रम में करंट अफेयर्स, करंट के क्वेश्चंस और जीके जीएस के प्रश्न होंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले घटनाक्रम से। और आज 15 तारीख है। 15 तारीख की क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान देना है। 1911 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सोसाइटी की स्थापना हुई। आज के दिन 15 दिसंबर को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सोसाइटी की स्थापना हुई। 1961 में नाजी तानाशाह अडोल्फ हिटलर के यहूदी नरसंहार में व्यवस्थित कत्लेआम के आयोजक आडोल्फ आइचमन को मौत की सजा सुनाई गई। 1953 में आज ही के दिन भारत की एस विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई। 1950 में आज के दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हुआ। तो ये थी आज की घटनाक्रम जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे। इतिहास के दृष्टिकोण से आज का दिन किस तरह का है। आइए देखते हैं पहली घटना क्या है। सरकार ने रूफ टॉप सोलर योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। सरकार इस योजना के तहत तब तक सब्सिडी देगी जब तक कि योजना के लिए लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। कोई भी उपभोक्ता जो देश के किसी भी हिस्से से रूफटॉप सोलर स्थापित करना चाहता है वह आवेदन कर सकता है और पूरी प्रक्रिया को राष्ट्रीय पोर्टल पर ट्रैक कर सकता है। योजना के तहत सरकार 14,588 रुपए प्रति किलोवाट की सब्सिडी देती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात है, इसको याद रखिएगा कि क्या कहा जा रहा है, किसके लिए सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना तो 2026 मार्च तक बढ़ा दिया है। यानी छत में जो सोलर प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं एनर्जी के लिए, उनके लिए कहा जा रहा है कि सरकार ने मार्च 2026 तक इस योजना को बढ़ाया है और इसमें सब्सिडी भी तब तक मिलती रहेगी जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है। और प्रति किलोवाट 14,588 रुपए ये प्रति किलोवाट सब्सिडी मिलेगी, यानी सरकार इसका भुगतान करेगी, बाकी पैसा आपको देना पड़ेगा। लगभग 60-70 हजार रुपए खर्च आता है प्रति किलोवाट के हिसाब से, तो उसी हिसाब से इतना पैसा कम हो जाएगा और इसका भुगतान सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये सारी चीज ध्यान रखिएगा। तो ये थी आज की पहली खबर आपके लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर क्या है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने किया। टर्मिनल 40 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। टर्मिनल 40 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और इसमें 40,000 वर्ग फुट का क्षेत्र शामिल है। यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जेट सेवाओं, यात्रा, व्यापार सभाओं को एकीकृत करने के लिए एक मंच रूप में काम करेगा। तो हमारे आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ कि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है। कई टर्मिनल्स होते हैं एयरपोर्ट में, दिल्ली जाएंगे तो आपको कहीं दिखेंगे, मुंबई में कहीं दिखेंगे। तो ये बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया है और वहां के मुख्यमंत्री कौन है, पिनाराई विजयन। 40 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। और एरिया कितना लिया गया है, 40,000 वर्ग फुट क्षेत्र शामिल है। दूसरी खबर आज की आपकी ये थी। प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जा रही सूचनाएं आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ ही साथ आपको अवगत कराना है कि विभिन्न परीक्षाओं की प्रिपरेशन के लिए आने वाले समय में ऑनलाइन टेस्ट आपको अवेलेबल होने जा रहे हैं। वो हमारे सभी टेस्ट आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेंगे।
मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन है, आप वहां सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। आइए तीसरी घटनाक्रम तक चलते हैं। क्या कहा गया है? भारत सरकार भारत सरकार आवास परियोजनाओं की बात हो रही है। आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए स्वामी इन्वेस्ट फंड 1 में अतिरिक्त 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, ताकि स्ट्रेस रियल्टी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म को 15,530 करोड़ रुपए के अंतिम करीब पहुंचने में मदद कर सके। नवंबर 2019 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किफायती और मध्य आय आवास के लिए एक विशेष खिड़की की घोषणा की है, जो सस्ती मध्य आय आवास श्रेणी के स्ट्रेस ब्राउनफील्ड और नियामक निकायों के लिए पंजीकृत आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ऋण वित्त पोषण करता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या हुई है कि भारत सरकार आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या कर रही है? स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड 1 में अतिरिक्त 5,000 करोड़ का निवेश कर रही है। इसी बात को ध्यान रखिएगा, बाकी सभी चीजें पढ़ते रहना है। अगली घटनाक्रम क्या है प्यारे विद्यार्थियों, उस पर ध्यान दें। एनएमसीजी द्वारा समुदाय और स्थानीय संसाधनों का लाभ उठाने के लिए प्रौद्योगिकी पर आधारित क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर परियोजना शुरू की गई। इस अवसर पर हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक एवं पद्म विभूषण श्री अनिल जोशी उपस्थित थे। परियोजना एनएमसीजी और हेस्को द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जा रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा नदी के किनारे रहने वाले स्थानीय समुदाय के बीच भविष्य के लिए नई आवश्यकता आधारित कौशल विकसित करना है। तो देखिए, ये योजना जो एनएमसीजी के द्वारा शुरू की जा रही है और जो यहाँ स्थानीय संसाधनों का लाभ उठाने का उद्देश्य है, वो क्या है? वो उद्देश्य है गंगा नदी के किनारे रहने वाले स्थानीय समुदायों के बीच भविष्य के लिए नए अवसरों की तलाश करना, कौशल विकास करना। तो अभी इन घटनाओं पर और भी चीजें आएंगी, तब आप ध्यान से देखा जाएगा और विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। आइए अगले चरण में देखते हैं क्या कहा गया है। आइए, पांचवी खबर क्या है? ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने भविष्य के फाइटर जेट बनाने के लिए यूके, इटली और जापान के बीच साझेदारी की घोषणा की है। इसे टेम्पेस्ट कहा जाएगा। इसकी कल्पना कई क्षमताओं के साथ छठी पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर के रूप में की गई है। इसमें मानव युक्त या मानव रहित संचालन करने की क्षमता होगी। इसमें हमलावर ड्रोन के झुंड को नियंत्रित करने की क्षमता होगी। इसमें नवीन डेटा सिस्टम होंगे और यह हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस होगा। तो देखिए, पीएम मोदी भारत की भूमिका को निभा रहे हैं और ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं जो भारतीय मूल के हैं, ऋषि सुनक जी। इन्होंने क्या किया है? भविष्य के फाइटर जेट बनाने के लिए कौन कौन से देश, यूके, यूनाइटेड किंगडम, इटली और जापान के बीच साझेदारी की बात की है, घोषणा की है और कहा है कि एक छठी पीढ़ी का ऐसा विमान बनाएंगे जो मानव युक्त भी हो सकता है, मानव रहित भी हो सकता है संचालन की दृष्टि से, और ये हमलावर ड्रोन के झुंड को नियंत्रित करने की क्षमता इसमें होगी। अगर बहुत सारे ड्रोन आ जाएंगे हमला करने के लिए तो उसे भी कंट्रोल कर पाएगा। नवीन डेटा सिस्टम होंगे इसमें, हाइपरसोनिक यानी ध्वनि की गति से भी तेज चीजें जो होती हैं उनके लिए अत्याधुनिक हथियारों से लैस होंगी, यानी इसमें जो मिसाइल्स लैस होगी वो बहुत फास्ट चलेंगी। ये सारी बातें बताई गई। तो अभी खाली आप तीन देशों के बीच की बात याद रखें कि यूके, इटली और जापान के बीच में फाइटर जेट बनाने के संदर्भ में समझौता हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो वहां से आपको आसानी से मिल सकता है। आइए देखते हैं अगले घटनाक्रम की तरफ। अगली छठवीं सूचना क्या है आपके लिए? भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला को न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है।
अब वह इस प्रतिष्ठित केंद्रीय बैंक की दूसरी सबसे बड़ी अधिकारी बन गई हैं। न्यूयॉर्क स्थित केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि शुक्ला की नियुक्ति को फेडरल रिजर्व सिस्टम के निदेशक मंडल ने मंजूरी दी है। शुक्ला को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल ने प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है और यह नियुक्ति मार्च 2023 से प्रभाव में आएगी। देखिए, एक बड़ा नाम आपके लिए आ गया है परीक्षा में कि भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला। सुष्मिता सेन का नाम तो जानते ही हैं आप, सुष्मिता शुक्ला का भी नाम याद रखना है आपको। न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक, ये अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है, जिसमें क्या बनाया गया है, प्रथम उपाध्यक्ष या मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो दो तीन चीजें याद रखने की हैं। हर दिन कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होता है, पूरी बात तो पढ़नी होती है लेकिन इंपॉर्टेंट कुछ ही चीजें होती हैं जिन्हें याद रखना होता है। तो सुष्मिता शुक्ला का नाम याद रखिएगा। और कहाँ है ये, फेडरल रिजर्व बैंक में अपॉइंट हुई हैं, यानी फेडरल रिजर्व बैंक, ये याद रखना है। क्या अपॉइंट हुई हैं, उपाध्यक्ष हुई हैं, और क्या हुई हैं, और कहा गया है मुख्य परिचालन अधिकारी। इसके बाद क्या याद करना है, इनकी नियुक्ति मार्च 2023 से प्रभाव में आएगी, यानी मार्च 2023 से ये प्रभाव में रहेगी। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा प्यारे भाइयों, इसको दिमाग में रखिएगा। आइए 7वीं खबर की तरफ चलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ध्यान दीजिएगा, ने भारतीय अमेरिकी और ह्यूस्टन निवासी कृष्णा बबीलाला को प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। अपने समुदाय और देश में योगदान के लिए दिया गया यह सर्वोच्च सम्मान है। अमेरी कॉप्स के नेतृत्व में दिया जाने वाला प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उच्च चरित्र, नैतिकता और अपने समुदाय के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन करने वाले नागरिकों को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। तो ध्यान दीजिएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, आप जानते ही हो, जो बाइडेन। इन्होंने भारतीय अमेरिकी और ह्यूस्टन निवासी, ह्यूस्टन में रहते हैं ये कृष्णा बबी लाला, तो प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार याद रखिएगा, नाम याद रखना है आपको, कृष्णा बबी बाला, बबी लाला, बबी लाला, नाम याद रखिएगा। इनको क्या किया गया है, प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है और कहाँ किया जा रहा है, ह्यूस्टन में, याद रखिएगा। किसने किया है, जो बाइडेन ने किया। 8वीं खबर क्या है प्यारे विद्यार्थियों, जमना लाल बजाज फाउंडेशन ने, ध्यान दीजिएगा, जमना लाल बजाज फाउंडेशन ने जमना लाल बजाज पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा की है। लेबनान के डॉक्टर ओगिरत यूनान, लेबनान के डॉक्टर योगरत यूनान और डॉक्टर वालिद सलाबी को भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए, गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमना लाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। जमना लाल बजाज फाउंडेशन की स्थापना 1977 में महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी और उनके दत्तक पुत्र श्री जमना लाल बजाज की याद में की गई थी। याद रखिएगा, महात्मा गांधी के बहुत करीबी रहे, उनके दत्तक पुत्र के रूप में इन्हें जाना जाता है, जमना लाल बजाज। और ये 1997 से ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं, दो लोगों को दिए जा रहे हैं। उनका नाम क्या है, ओगिरत, एक बार अपने हाथ से लिखना चाहिए आपको, योगरत यूनान, लेबनान के हैं ये, कहाँ के हैं, लेबनान। और दूसरा कौन है, डॉक्टर वालिद सलामी,
डॉक्टर बालिद, क्या नाम है, सलादी, उनका नाम याद रखिएगा। तो दोनों लोगों को दिया जा रहा है जमनालाल पुरस्कार 2022। तो ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन है आपके लिए। आइए, प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ हो गई है, फटाफट जवाब देना है आपको। देखिए, प्रतिदिन करंट अफेयर्स लेकर आता हूं आपके लिए और जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूं। कोशिश करनी चाहिए कि फटाफट जवाब दीजिए। देखिए, कुछ भी करेंगे तो पता तो चलेगा कि हम कहाँ पर हैं। आपको अपनी चीजें, अपने जो पढ़ा है, जो जानकारी है, उसके बारे में पता चलता है, तो उसको अब जवाब देना बहुत जरूरी है। हो सकता है गलत हो जाए, गलत हो जाए तो सीखेंगे, समझेंगे, फिर निखरेंगे। ये उद्देश्य करके काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। आइए, फटाफट पहला प्रश्न आपके सामने है। अगस्त 2023 तक कितने हजार खेलो खेलो इंडिया खेल स्थापित किए जाएंगे? खेलो इंडिया, ये एक योजना है, उसमें कितने खेलों की बात हो रही है, ये ध्यान देना है। ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 700, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी 1200। सारे विद्यार्थियों, उसका सही आंसर है 1000, 1000। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा को सूचित किया कि 15 अगस्त 2023 तक देश में 1000 खेलो इंडिया खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 2023 तक 1000 खेलो इंडिया खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक 773 केंद्रों को मंजूरी दी है। देश भर में जमीनी स्तर के खेल बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा खेल इंडिया केंद्र शुरू किए गए हैं। 1000, ये ध्यान रखिएगा, 1000 ये केंद्र खोले गए हैं पूरे देश में। और किसने सूचना दी है? जो मंत्री हैं, अनुराग ठाकुर ने। बहुत अच्छा प्रश्न आ गया आपके पास। ये प्रश्न की चर्चा मैं पहले करंट अफेयर पढ़ाने में कर चुका हूं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? विश्व हिंदी सम्मेलन। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी फिजी, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी अमेरिका। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है फिजी। कौन सा है? फिजी, याद रखिएगा। फिजी में हो रहा है। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला हुआ था नागपुर में। याद रखिए, कब हुआ था? 1975 में। ध्यान रखने की जरूरत है। आइए, फरवरी 2023 में फिजी में विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ हो रहा है? 2023 में फिजी में हो रहा है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। मुख्य विषय क्या है? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। अब तक विभिन्न देशों में 11 विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। तो ये कौन सा है? पहला तो यही हो गया, 12वां है। पहला कहाँ हुआ मैं बता चुका हूँ आपको, और इसका विषय क्या है? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। ठीक है, किस देश में हो रहा है तो ये याद रखना है। कब हो रहा है? फरवरी 2023 में हो रहा है। इतने प्रश्नों को याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न आ गया आपके सामने। हाल ही में किस लेखिका ने अपनी पुस्तक मिरेकल ऑफ पेस योगा, मिरेकल ऑफ पेस योगा का विमोचन किया? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। मिरेकल ऑफ पेस योगा। ऑप्शन ए कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी निर्मला जेम्स, ऑप्शन सी सौम्या सक्सेना,
ऑप्शन डी मानसी गुलाटी। देखिए उनकी पुस्तक की फोटो भी आपके सामने आ गई, मिरेकल्स ऑफ फेस योगा। सारे विद्यार्थियों, उसका सही आंसर है मानसी गुलाटी। याद रखिएगा कौन है, मानसी गुलाटी, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। मनस्विनी की संस्थापक मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है, जिसे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सराहा। राष्ट्रपति मैडम ने यह कहते हुए काम की सराहना की कि फेस योगा एक उपयुक्त समय पर सामने आया है, जो दुनिया प्रतिरक्षा में सुधार और समग्र जीवन शैली विकसित करने के लिए समाधान की तलाश कर रही है। तो ये अच्छा है, ध्यान रखिए किताब का नाम किसने लिखी है, याद रखिए। बहुत अच्छा प्रश्न आ गया आपके पास। हाल ही में किस बैंक ने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किस बैंक ने मालदीव मुद्रा प्राधिकरण, मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ अदला बदली पर समझौते पर हस्ताक्षर, किस बैंक? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी आईसीआईसीआई बैंक। फटाफट जवाब दीजिए। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी मैंने हाल में ही आपसे चर्चा की थी और आपको ध्यान रखना चाहिए, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही इसका आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय सुविधा के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ, ध्यान दीजिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्क देशों के साथ, सार्क देश जानते ही हैं आप, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, जो 1985 में बना है ना। तो उनके साथ क्या कहा जा रहा है, मुद्रा विनिमय सुविधा के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते से मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण आरबीआई से अधिकतम 200 मिलियन डॉलर, एक सीमा है, अधिकतम 200 मिलियन डॉलर तक की राशि किस्तों में निकाल सकता है। यह समझौता अल्पावधि के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में मददगार होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये अच्छा प्रश्न है, परीक्षाओं में आपको मिल सकता है। हाल ही में बेल्जियम के किस इंटरनेशनल फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की? बेल्जियम के किस इंटरनेशनल खिलाड़ी ने, देखिए उनकी फोटो सामने आ गई है, पहचानते हो। ऑप्शन ए फॉरवर्ड एडन हजार्ड, ऑप्शन बी केविन डी ब्रुएन, ऑप्शन सी थिबॉट कॉर्टियस, ऑप्शन डी रोमेलू लुकाकू। बेल्जियम की संन्यास लेने की घोषणा, आंसर है ए फॉरवर्ड एडन हजार्ड, तो नाम याद रखिएगा, एडन हजार्ड, ये नाम याद रखिएगा। बेल्जियम के फॉरवर्ड एडन हजार्ड ने इंटरनेशनल फुटबॉल संन्यास लेने की घोषणा की है। एक हफ्ते पहले ही टीम फीफा विश्व कप से बाहर हो गई थी। इस 31 साल के विंगर ने 2018 में 17 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय टीम में पदार्पण किया था। उन्होंने टीम के लिए 126 मैच खेले और 33 गोल डाले। तो ये था इनके बारे में। तो
प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे प्रश्न आपके लिए कलेक्शन करके लाए हैं। इनका उत्तर देने का प्रयास करें, तैयार करने का प्रयास करें। आगामी परीक्षाओं में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। हाल ही में किस संस्था ने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 780 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। किस संस्था चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 780 मिलियन डॉलर ऋण की घोषणा की, मंजूरी दी? ऑप्शन ए एनडीबी, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी डब्ल्यूबी, ऑप्शन डी एडीबी। ये है आपका प्रोजेक्ट मेट्रो रेल। ये देख रहे हैं आप, ये पूरा प्रोजेक्ट है। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। एशियाई विकास बैंक ने चेन्नई की मेट्रो रेल के लिए नई लाइनें बनाने और बस और फीडर सेवाओं के साथ नेटवर्क की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 780 मिलियन अमेरिकी डॉलर वित्त पोषण की मंजूरी दी है। परियोजना में 10.1 किलोमीटर एलिवेटेड सेक्शन, 9 मेट्रो स्टेशन, 10 किलोमीटर अंडरग्राउंड सेक्शन आदि का निर्माण होगा। इस परियोजना में 10.1 किलोमीटर एलिवेटेड सेक्शन, 9 मेट्रो सेक्शन, 10 किलोमीटर अंडरग्राउंड सेक्शन आदि का निर्माण होगा। किसने किया है? एशियाई विकास बैंक ने किया है। ठीक है, चेन्नई की मेट्रो रेल के लिए किया है। कितना पैसा देने की बात हुई? 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न जब आते हैं, हालांकि ये प्रश्न उन सभी परीक्षाओं में ज्यादा दिखते हैं जो पीसीएस है, आईएएस है, सीपीएफ है ना, और जो भी यूपीएसआई है, इस तरह की परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा दिखते हैं। अब ये सिपाही में और एसएससी जीडी में तो नहीं आएंगे, उसकी श्रृंखला आगे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, वो वहां दिखाई पड़ेंगे, लेकिन कुछ चीजें इनकी मिल सकती हैं, तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। चलिए विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है तमिलनाडु। क्या आंसर है? तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की है। उन्होंने इस योजना के तहत एक मोबाइल ऐप स्वच्छता कर्मचारी स्वास्थ्य कल्याण और सुरक्षा भी लॉन्च किया है। एक ऐप लॉन्च किया है और सुरक्षा के लिए चीजें की हैं, कल्याण के लिए। योजना के तहत लाभार्थियों को दस्ताने और बूट जैसे सुरक्षा उपकरण भी वितरित किए जाएंगे। ये अच्छी बातें हैं कि जो हमारे स्वच्छता से जुड़े हुए लोग हैं, उनके स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा जाए, कैसे वो काम करते हैं, कैसे क्या चीजें हैं। बहुत बड़ी योजना है, अच्छी योजना है। पर्यावरण प्रबंधन के संदर्भ में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान किससे संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण प्रबंधन के संदर्भ में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान किससे संबंधित है? बराबर जवाब दीजिए। ऑप्शन ए वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, ऑप्शन बी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ऑप्शन सी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट और ऑप्शन डी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। हालांकि हमने आपको चित्र के माध्यम से चीजों को दिखाया है, आप देख रहे हैं, यह सारी चीजें चित्र के माध्यम से आपके पास आ रही हैं। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको तो फटाफट मालूम ही चल गया है। इसका आंसर है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसका आंसर है। हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अधिकारियों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण के तहत
दिल्ली एनसीआर में लागू प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया। इसका मतलब यह है कि अब निर्माण या तोड़फोड़ BS4 पेट्रोल और BS3 डीजल वाहनों पर लगा प्रतिबंध हट जाएगा। तो ये जो प्रतिबंध लग गया था BS4 और BS3 पर गाड़ियों पर लगा हुआ था कि बहुत वहां पर पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है, तो इन सब चीजों के संदर्भ में है। तो हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अधिकारियों को ये कहा गया है कि कैसे हम और काम करें ताकि हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं और चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। हाल ही में किस संस्था ने प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड वायलेंस एंड ओवरव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन ए WEF, ऑप्शन बी ADV, ऑप्शन सी WHO, ऑप्शन डी UNO। हाल ही में किस संस्था ने प्रिवेंटिंग इंजरीज, अब देख भी रहे हैं चित्र के माध्यम से और इस सेंटेंस को भी देखिए, वायलेंस एंड ओवरव्यू, तो देख के ही लग रहा है कि कुछ मामला स्वास्थ्य संबंधी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका नाम याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड ऑफ वायलेंस एंड ओवरव्यू शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट कहती है कि चोटों और हिंसा के कारण दुनिया भर में प्रतिदिन लगभग 12,000 मौतें होती हैं। इसने चोटों से संबंधित मौतों की रोकथाम के लिए प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला, जो दुनिया भर में 12 में से एक मौत के लिए जिम्मेदार है। देखिए क्या होता है, दुनिया भर में चोट लगने से या कोई हिंसा होने से 12,000 लोग मर जाते हैं। मौतें प्रतिदिन, ये पूरी नहीं है, ये सिर्फ चोट और हिंसा की तरफ इशारा कर रहे हैं। चोट और हिंसा, और जो नेचुरल डेथ होती है वो अलग है। ध्यान दीजिए। हाल ही में किस संगठन ने टूल किट ऑन इनेबलिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेसेस इन इंडिया लॉन्च करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया है? फिर से प्रश्न को देखिएगा। हाल ही में किस संगठन ने टूल किट ऑन इनेबलिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेसेस इन इंडिया लॉन्च करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया है? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी WEF, ऑप्शन डी IMF। देखिए मैं आपको समझाने के लिए कुछ चित्र भी लेकर आता हूं और इसको देखने से तो आपको कुछ आइडिया लग जाता होगा और उसको देख के समझ सकते हैं। इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक। मैं चाहता हूं कि आप चित्र के माध्यम से भी चीजें दिमाग में रखें। पता नहीं कब आप पहुंच जाएं वर्ल्ड बैंक, तो वहां कम से कम देखेंगे कि सर ने हमको फोटो दिखाया था। ये चित्र जो है दिमाग में रहने से चीजें विजुलाइज होती हैं और दिमाग में कहीं ना कहीं सेट होती हैं कि ये वाली बात सर ने इस दिशा में बताई थी, इसलिए दिमाग में याद करना होता है। बहुत मेहनत करके इन सब सारी चीजों को कलेक्ट किया जाता है और आपसे इसीलिए अपेक्षा की जाती है कि आप इसको देखेंगे और अगर आपको सब कुछ अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट भी जरूर करेंगे। जितने लोग देखते हैं उतने लोग लाइक और कमेंट नहीं करते, ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम अगर आप देखते हो तो एक लाइक कर सकते हो, उससे हम लोगों को भी अच्छा लगता है कि जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में फायदेमंद है, लाभप्रद है, आपके भविष्य निर्माण में सहायक है। आइए देखते हैं, हाल ही में विश्व बैंक और चेन्नई अर्बन मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने संयुक्त रूप से मिलकर टूल किट ऑन एनाबलिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेसेस इन इंडिया जारी की है। इस टूल किट में व्यवहारिक उपकरण है जो महिलाओं के लिए सुरक्षित और समावेशी सार्वजनिक क्षेत्रों और सार्वजनिक परिवहन को सुनिश्चित करने की में भारत में सरकारों और वाणिज्यिक तथा समुदाय आधारित समूहों की सहायता कर सकते हैं। तो ये आपको खाली इतना याद रखना है किसने किया है, तो वर्ल्ड बैंक ने किया है, इसको याद रखिएगा।
अब जीके जीएस के प्रश्न आ गए आपके सामने, फटाफट जवाब भी देना है आपको। चेरी पिकिंग शब्द किस खेल की में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए तैराकी, ऑप्शन बी टेबल टेनिस, ऑप्शन सी बास्केटबॉल, ऑप्शन डी क्रिकेट। फटाफट दिमाग में देखिए, ध्यान दीजिए, आपको पता है और मैंने आपको समझाया है और चित्र भी आपकी तरफ इशारा कर रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है बास्केटबॉल। ध्यान दीजिए, क्या है? बास्केटबॉल। ये चित्र भी आपके सामने दिख रहा है ना? इसे ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न आपके पास आ गया। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। ऑप्शन ए माकपई, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी मोर, ऑप्शन डी काला कौवा। अरे विद्यार्थी, तो आपको दिख भी रहा है, काला कौवा आपके सामने है। ये काला कौवा, ये यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है, रावण। याद रखिएगा। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? देखिए, ये है आपका महाभियोग के प्रावधानों की बात। तो ये तो सब आपको याद ही है, अनुच्छेद 61 है, ये ध्यान रखना है। महाभियोग, महाभियोग के बारे में तो आपको पता होगा। कब होता है? जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है। जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो ये होता है। ये नहीं एक्सप्लेन किया गया कहीं पर भी कि कैसे अतिक्रमण करेगा, इसे परिभाषित नहीं किया गया। ध्यान दीजिएगा, परिभाषित नहीं किया गया कि संविधान का अतिक्रमण क्या है, लेकिन फिर भी 61 में ये बात बताई गई है महाभियोग के प्रावधान की प्रक्रिया के बारे में, जरूर याद रखिएगा। किस वैज्ञानिक ने पेंसिलिन की खोज की थी? पेंसिलिन, ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी अर्नस्ट चेन, ऑप्शन सी लुई पास्चर, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये सब बड़े कॉमन क्वेश्चन हैं, जीके के हैं, जो आपको पढ़ाए भी गए हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बिल्कुल बेसिक है, नाम याद रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आप भी अपने हाथ से आंसर को लिखा करिए। सिर्फ जय हिंद करना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, जय हिंद करिए आप, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड इवनिंग, जो भी आपकी करने की इच्छा है बिल्कुल करिए। एक दूसरे के प्रति अभिवादन करिए, सम्मान करिए, लेकिन इन बातों को भी लिखते रहिए ताकि मस्तिष्क में कहीं अंकित होती रहे। आइए, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना प्रमुख कौन था? बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना प्रमुख कौन था? ऑप्शन ए के एम करियप्पा, ऑप्शन बी रॉबर्ट लॉकहार्ट, ऑप्शन सी रायबूचर, ऑप्शन डी सैम मानेकशॉ। बहुत अच्छा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर है सैम मानेकशॉ। याद रखिएगा, 1971 बांग्लादेश की मुक्ति का समय और वहां हो रहे अत्याचारों से बांग्लादेशियों को मुक्ति कैसे मिली, ये पूरा घटनाक्रम में चर्चा कर चुका हूं, इससे याद रखिए। निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए बी हमिंगबर्ड, ऑप्शन बी फिंच, ऑप्शन सी रॉबिन, ऑप्शन डी डायमंड फायरटेल। सबसे छोटा पक्षी पूछो, बहुत आते हैं इस तरह के प्रश्न दुनिया का। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है बी हमिंगबर्ड। और बड़ा पक्षी कौन सा है ये भी याद रख लीजिए, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग।
तो कहाँ होते हैं जनरली? रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन की सीरीज में बराबर एक्टिवेट रहिए और चीजों का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है? ऑप्शन ए प्रोक्सिमा सेंटोरी, ऑप्शन बी सीरियस, ऑप्शन सी डेनेब, ऑप्शन डी बेटल यूज। ये सब आपके एसएससी जीडी प्रिपरेशन का हिस्सा रहा है और इन सब पर चर्चा हो चुकी है। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है प्रोक्सिमा सेंटारी। याद रखिएगा ये नाम, प्रोक्सिमा सेंटारी, सबसे नजदीक का सूर्य के। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड चींटी काटने में मौजूद होता है? यानी चींटी जब काट लेती है तो कौन सा एसिड होता है? ऑप्शन ए फार्मिक एसिड, ऑप्शन बी मैलिक एसिड, ऑप्शन सी परक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी नाइट्रिक एसिड। चींटी काटती है तो आपने कई बार देखा होगा। प्लीज फटाफट आंसर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि हमारे द्वारा दी जा रही सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें। लगातार चैनल पर क्लासेज आ रही हैं, मैथ्स की, रीजनिंग की, हिंदी की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, इंग्लिश की, सभी विषय लगातार चल रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस चल रही है, उनमें शामिल होइए। सीएचएसएल के लिए स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है। सभी जो क्वेश्चन है उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, आप तक अच्छी चीजें पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उनको अटेंड करिए, देखिए और कमेंट करके जरूर बताइए कैसा आपको लगता है, कितना समझ में आता है, कहाँ और आपके लिए अच्छा हो सकता है। जरूर हम लोग सारे प्रयास करेंगे। फटाफट से जवाब दीजिए प्यारे विद्यार्थी। इसका आंसर है फार्मिक एसिड। ये एसिड ये बिच्छू में भी होता है। बिच्छू काट खाएगा तो ये फार्मिक एसिड आ जाएगा वहां। तो बिच्छू काटेगा तो फार्मिक एसिड जाएगा और चींटी काटेगी तो भी फार्मिक एसिड जाएगा। दोनों को याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिदिन करंट के साथ में हम लोग 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के, और फिर इसके बाद हमारे पास एक श्रृंखला होती है 20 क्वेश्चन की, जिसमें जीके जीएस होता है। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? बहुत आसान प्रश्न है। देखिए ग्राम पंचायत दिख रही है। ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ऐसे आप याद रखिएगा। 5 वर्ष। और आर्टिकल 40 को भी याद रखिएगा। ये ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताता है। 11वीं अनुसूची भी याद रखिएगा। ये सब बहुत क्वेश्चन आए हैं परीक्षाओं में। 73वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद रखिएगा 1992 का। ये सब परीक्षाओं में बहुत सारे पूछे गए हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, ये सब क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखिए। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? ऑप्शन ए राजकोट, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी बरेली, ऑप्शन डी मेरठ। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। 1857 का जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसमें बहुत लोग शहीद हो गए थे, जिसे लोग सैनिक विद्रोह के रूप में भी जानते हैं। अगर वो सफल हो गया होता तो हमारा देश उसी समय आजाद हो जाता, इतने वर्ष और नहीं लगे होते। तो ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत हुई थी कहां से? मेरठ से। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? डिटर्जेंट पाउडर, देखिए डिटर्जेंट रखा हुआ है चम्मच में, बताइए फटाफट कौन सा होता है? सारे विद्यार्थियों, इसका आंसर है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट होता है और इसकी वजह से झाग उत्पन्न होता है, चीजें साफ होती हैं। याद रखिए।
बहुत रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन परीक्षाओं में ध्यान दीजिएगा। मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए, संतुलन मूल्य घट जाएगा। ऑप्शन बी, कमी मूल्य में वृद्धि होगी तो कमी गिरावट होगी। संतुलन मूल्य में वृद्धि होगी, संतुलन मूल्य में वृद्धि होगी। ठीक हो गया क्या? रिपीट हो गया नीचे? कोई नहीं। सारे विद्यार्थियों, इसका आंसर है कि संतुलन मूल्य घट जाएगा। मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या असर पड़ेगा? ये असर पड़ेगा कि संतुलन मूल्य घट जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई? आप जानते हो जापानी आ गए थे कोहिमा और इम्फाल तक, आजाद हिंद फौज आ गई थी। आपको पूरी कहानी सुभाष चंद्र बोस की पढ़ी है आपने, ध्यान है आपको, हमने बताया भी है कई बार। वो सब आ गया था। तो वो युद्ध कहां पर हुआ ये पूछा जा रहा है, और कब हुआ? तो ये कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन है आपके पास 1944, 1943, 1942, 1945। सारे विद्यार्थियों, ये लड़ाई हुई थी 1944 में। कहाँ हुई थी? कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई। कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। विज्ञान का प्रश्न आ गया आपके पास। नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में आ जाता है तो क्या होता है? नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में आता है, आ जाता है तो क्या होता है? लाल हो जाएगा, पीला हो जाएगा, भूरा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। देखिए लिटमस पेपर का टेस्ट भी आपके सामने दिया जा रहा है। सारे विद्यार्थियों, ये पहचान के लिए है और ये क्या हो जाएगा? लाल, रेड। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए, अंजनेरी। ऑप्शन बी, कलसुबाई शिखर। ऑप्शन सी, तारामती। ऑप्शन डी, सलहेर। सारे विद्यार्थियों, ये इसका आंसर है कलसुबाई शिखर। ये 1446 मीटर ऊंची है। सारे विद्यार्थियों, बड़ी कठिनाई से चीजों को तैयार करके आप तक लाया जाता है। अगर आपको समझ में आती हैं और आपकी ज्ञानवर्धन में सहायक है, जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, दोस्तों को शेयर करिए, साथ ही साथ उन लोगों को भी शेयर करिए जो आपके परिवार से जुड़े हैं और जो पढ़ाई में लगे, कहीं भी हो उन तक चीजें पहुंचे, सफलता के मार्ग आसान हो। ये उद्देश्य होता है अध्ययन का। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका आंसर है कलसुबाई शिखर, 1446 मीटर ऊंचा है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नईसी जनजाति का संबंध है? ये देखिए नईसी, इनको देख के कुछ आइडिया लग रहा होगा आपको जनजाति को। नईसी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी बिहार।
सारे विद्यार्थियों, इसका संबंध है अरुणाचल प्रदेश। कौन सी जनजाति है? नई सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, गुजरात के बाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी अर्जुन देव, ऑप्शन सी सारंग देव, ऑप्शन डी करण देव। बाघेला राजवंश का अंतिम शासन जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया। सारे विद्यार्थी, उसका आंसर है करण देव। क्या है? करण देव। क्वेश्चन नंबर 28, उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। ऑप्शन ए फ्लोएम, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी पैरेन्काइमा, ऑप्शन सी स्क्लेन काइमा। ये देखिए चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है। ये फ्लोएम, भोजन पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोएम। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? डॉल्फिन किक, डॉल्फिन, डॉल्फिन को कहते हैं हम लोग राष्ट्रीय जलीय जीव। इसका वैज्ञानिक नाम है गैंगेटिका प्लेटेनिस्टा। गैंगेटिका प्लेटेनिस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। क्या कहा जा रहा है? डॉल्फिन किक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी तैराकी, ऑप्शन डी रग्बी। देखिए चित्र भी हमने आपको दिखाया है ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल पिक्चर क्लियर रहे। ये है तैराकी से संबंधित। आज का लास्ट क्वेश्चन, मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता क्या है? मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, वे बच्चों को थैली में ले जाते हैं। ऑप्शन बी, वे सर्दियों में हाइबरनेट करते हैं। ऑप्शन सी, वे अंडे देते हैं। ऑप्शन डी, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। सारे विद्यार्थियों, मार्सुपियल्स के संदर्भ में ये आंसर है, वे बच्चों को थैली में ले जाते हैं क्योंकि बच्चे जब पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते, पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते, इस कारण से वो थैली में हो पाते। आंसर याद रखिए। सारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, प्रतिदिन की श्रृंखला चल रही है जिसमें मैं आपको करंट की घटनाएं बताता हूँ। जरूरी नहीं सारी घटनाएं करंट की इंपॉर्टेंट ही हो, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जहां बनते हैं उन्हें याद रखना है। फिर लगभग 10 करंट अफेयर पर डे चर्चा करता हूँ जो प्रतिदिन की घटनाक्रम में है। ऐसे अगर आप देखोगे तो एक महीने में 300 क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेंगे, उन्हीं में से आना है सब कुछ, चाहे जो परीक्षा हो सब कुछ वैसा ही दिखेगा, ऐसा मेरा मानना है। और आप भी इस बात को एनालाइज कर लीजिए। इसके अलावा 20 क्वेश्चन आपको हम जीके जीएस से देते हैं, जिसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, आपका साइंस भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, इकोनॉमिक्स भी है। सभी जगह से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके पास आते हैं। क्योंकि फास्ट रिवीजन चल रहा है इसलिए बहुत व्याख्या इसमें संभव नहीं है। और ये 1 घंटे का समय मैं पर डे आपसे आपके भविष्य निर्माण के लिए लेता हूँ। मेरा मानना है कि अगर आप जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से
बहुत जल्दी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और परीक्षा के प्रश्न भी आपको दिखेंगे। अगर आपको सब कुछ समझ में आता है तो लाइक और कमेंट जरूर करिए और मिशन इंस्टीट्यूट के इस चैनल को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और एक अच्छे उद्देश्य को हमें प्राप्त होने में आसानी हो। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जीवन में आपका सफल होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया की सारी सच्चाइयों के सामने आपकी सफलता की सच्चाई का कोई भी जोड़ नहीं। इसलिए आप सफल हों। जिस दिन आप सफल होंगे, आपके माता-पिता की कम से कम 5 साल उम्र बढ़ जाएगी। अगर आप घर, परिवार, समाज के शुभचिंतक हैं, जान लगा दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए, आखिरी दम तक लड़ने की हिम्मत रखिए कि हर घंटे, हर सेकंड कुछ न कुछ सीखूँगा, कुछ न कुछ पढ़ूँगा। परिणाम सकारात्मक ही आएगा। अपना ख्याल रखें, सकुशल रहें। जय हिंद।